Hello everyone. Okay, welcome to part 2 of trigonometry lecture series. हमने पार्ट 1 के ए और बी पार्ट में टाइप्स ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आइए हम इस पार्ट 2 में कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि पिछले लेक्चर्स के फार्मूलाज, डेफिनीशंस और कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, ABC, राइट, और इसमें हमें अननोन एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, ओके, तो पार्ट 1 को लेते हैं। ओके, पार्ट 1 को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, पार्ट 1 में पूछ रहा है कि फाइंड आउट अननोन एंगल थीटा। ठीक है, तो अननोन एंगल थीटा निकालना हमको। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने एक स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जर्व करें क्लोजली तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल जो मैंने बनाया है, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, स्टैंड करते हैं। ये पूरा एंगल जो है ब्लू कलर से शो किया है, ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है या वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे स्ट्रेट एंगल में जो मैंने ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, ये वाला, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। और ये एंगल 3 पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? एक ये है, दूसरा ये है, थीटा एंगल है, और तीसरा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग एंगल हैं। अगर इन तीनों एंगल को मैं जोड़ दूँ तो मुझे स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। ओके, तो मैं इन सभी को ऐड करूँगा, यानी अगर मैं इसको नाम दे दूँ कोई भी, मान लीजिए पॉइंट O है, एक यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट यहाँ B ले लिया। ठीक, ओके, सो इसका जो सम है, यानी कि मैं एंगल AOB को देखूं तो ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है जिसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। अब इस एंगल AOB में 3 एंगल शामिल हैं। एक तो ये 50 डिग्री वाला, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा 50 डिग्री। दूसरा थीटा है जो कि मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है। तीसरा क्या है, 30 डिग्री। इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, 50-30 को जोड़ेंगे 80 आएगा, और 180 के बराबर है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री। ओके, सो 100 डिग्री विल बी योर आंसर। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें थीटा एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अल्टरनेट एंगल के बारे में मैंने पढ़ा था। ठीक, तो अगर मैं देखूं ये थीटा एंगल जो है, ये वाला, ये किसके बराबर होगा, या ये जो एंगल थीटा है ये इस अल्टरनेट एंगल, इसको कुछ मान लीजिए आप, कुछ भी होगा XYZ, ये इसके बराबर होना चाहिए। यानी ये दोनों एंगल, मैं इसको डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। ये रेड कलर आप देख रहे हैं, ये वाला, और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है भैया, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है ना, तो भाई ये भी थीटा होगा। ओके, समझे, ये भी थीटा होगा। ठीक, आप मुझे बताइए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, जिसको मैंने लाइट ब्लू कलर से इंडिकेट किया, ये क्या है, स्काई ब्लू कलर से जो इंडिकेट किया मैंने, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, मैं किस स्ट्रेट एंगल को कंसीडर करूँगा, ये वाले स्ट्रेट एंगल को कंसीडर करूँगा। यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो थीटा, यानी ये जो पूरा ब्लू कलर से मैंने जो इंडिकेट किया है, ये वाला एंगल,
ये पूरा एंगल कितना है, स्ट्रेट एंगल है, और इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। और ये दो चीज़ों से मिलके बना है, यानी दो पार्ट्स से मिलके बना है, एक ये थीटा है और एक 120 है। तो अगर दोनों पार्ट को मैं जोड़ दूँ तो इनका सम कितना होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए, सॉरी इनका सम होना चाहिए थीटा प्लस 120 का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, समझे। ओके 120 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। आप 120 को राइट हैंड साइड में ले जाइए और घटा दीजिए, तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस 120, यू विल गेट 60 डिग्री। तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है अननोन एंगल की वो 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया। सी पार्ट में भी थीटा एंगल निकालना है आपको। तो आप इस फिगर में देखेंगे कि जो ट्राइंगल है, चलो इसके नाम दे देता हूँ क्लियरिटी के लिए, मान लीजिए ABC। ओके, ये चलिए सी पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। सी जो है एक वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स है ये जो आप ABC देख रहे हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है। ओके, और थीटा एंगल आपको इसमें निकालना है। तो हमें पता तो नहीं है कि थीटा एंगल कितना है। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रा गौर से देखिए, ये जो एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल अननोन है, पता नहीं है कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई ये जो एंगल बन रहा है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना भाई, इसलिए ये 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री है तो जो मैंने ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया ये वाला एंगल, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ x, इसको x मान लेता हूँ। तो अगर मैं x और 130 को जोड़ दूँ, चलिए कलर कोड यूज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जोड़ दे रहा हूँ, किसके साथ जोड़ दे रहा हूँ, 130 के साथ। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ये जो आप ब्लू कलर से जो एंगल देख रहे हैं ना भाई, ये है ना 180 डिग्री है, तो इसका जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उनको वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से मेरा x जो आएगा, मैं 130 को राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, तो 180 माइनस राइट हैंड साइड में जब हम ले जाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है ना, उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 130 था, राइट हैंड साइड में माइनस 130 हो जाएगा। घटाने पे कितना आएगा भैया, 180 माइनस 130 हो जाएगा 50 डिग्री। यही वैल्यू हो जाएगी थीटा की। ओके, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ये एंगल पे बेस्ड थी, जो हमने पिछले पार्ट 1 के ए और बी पार्ट में पढ़ा है, उस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, प्रूव या डिसप्रूव करना है आपको। डिसप्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ना, ये वाला, ये PQR के क्या है, सिमिलर है। या तो प्रूव करिए, डिसप्रूव। प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, होता है सही सिद्ध करना, ठीक है। डिसप्रूव का मतलब है गलत सिद्ध करना। या तो गलत कहिए, या यानी सही सिद्ध करिए या गलत सिद्ध करिए कि ट्राइंगल ABC जो है ना, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। ये आपको प्रूव या डिसप्रूव करना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ना भाई, ये सिमिलर हैं या नहीं, पहले तो हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हम रिकैप करवा देता हूँ कि एंगल 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 सिमिलरिटी पढ़ी थी हमने। ओके, साइड साइड साइड, ये भी सिमिलरिटी पढ़ी थी हमने। एक और सिमिलरिटी पढ़ी थी साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उनके बीच एंगल, दो साइड का रेशियो सेम है या कांस्टेंट होता है, और जो उनके बीच का जो एंगल होता है उसकी वैल्यू बराबर होती है। तो अगर हमें तीन क्राइटेरिया पता है सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है ना भैया, अगर आप देखेंगे इस पूरे में, आप देखेंगे तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही कि भैया इसमें सब एंगल ही एंगल दिए हैं यार, साइड की तो दिए नहीं है, कोई भी साइड नहीं दी है, सब एंगल ही दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा इसमें, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। मुझे पता है कि मैंने अभी प्रूव करवाया था पिछले पार्ट में कि जो ट्राइंगल होता है इसके तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। चलिए आप ट्राइंगल ABC को ही ले लीजिए भाई,
मुझे दो एंगल दिख रहे हैं कि नहीं भैया, एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल सी, दो एंगल दिख रहे हैं, एक 100 डिग्री है, एक ए और एक 20 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं मुझे पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये लिख सकता हूँ कि भैया इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, मुझे पता है। तो अगर मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को जोड़ दूं तो ये इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, अंदर के कोण जो होते हैं इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या किया, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया, ये देख रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, जो जो मुझे एंगल पता है ना, कौन कौन से एंगल पता है, एक तो भैया ये है 100 डिग्री एंगल ए, और एक सी 20 डिग्री, ये भी पता है। क्या पता नहीं है मुझे, बी एंगल पता नहीं भैया, ये कितना एंगल होगा ये नहीं मुझे पता। ओके, तो मुझे बी एंगल फाइंड आउट करना है। तो बाकी एंगल की मैं क्या करूँगा, वैल्यू रख दूंगा भैया, ए की वैल्यू रख दो 100 डिग्री। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये फ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, तो मैं अब वैल्यू रखना शुरू करता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 100 डिग्री है। बी की वैल्यू पता नहीं मुझे, सी की वैल्यू पता है, हाँ 20 डिग्री है, और ये सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बी मुझे चाहिए फाइंड आउट करना, जिसको हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। जब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसका साइन चेंज होता है। तो 100 जो प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में, वो माइनस का हो गया। इसी प्रकार जो 20 जो प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये तो प्रॉपर्टी पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स है कि जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं। तो -100 जो है वो माइनस का है, 20 भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे 120 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 180 में से 120 घटा दूँगा। तो घटाना बड़ा सिंपल है यार, ये इतना मैथ तो आता होगा। तो 60 डिग्री में जो एंगल जो बी है ना, वो 60 डिग्री आ गया। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ यार, ताकि आपको दिखने लगे, ये 60 डिग्री आ गया मेरा, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। अभी तो मुझे 3 एंगल मिल गए, ए बी ट्राइंगल ए बी सी के, लेकिन मुझे पी क्यू आर के 2 ही एंगल पता है, तीसरा नहीं दिख रहा। तो फिर सेम चीज़ इसमें भी लगाऊंगा। इसमें भी क्या होगा, एंगल सम जो होगा वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए मेरे भाई, बराबर होना चाहिए। यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सॉरी यार राइटिंग थोड़ा सा, ओके, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं भैया, रख दो इसमें वैल्यू, एंगल पी को जोड़ दूं, एंगल क्यू को जोड़ दूं, और एंगल आर, तीनों एंगल को अगर मैं सम कर दूं तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस ट्राइंगल पी क्यू आर की बात हो रही है, ठीक। ओके, तो मुझे एंगल पी पता है क्या, नहीं, तो मैं इसे एज इट इज रखूँगा। एंगल क्यू पता है, हाँ ये है 60 डिग्री, ठीक, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री रख दूँगा। अब मुझे एंगल आर पता है, हाँ ये है। एंगल आर का मतलब होता है भाई, एंगल जो वर्टेक्स आर है ना, उस पर जो एंगल बन रहा है ना, इंटीरियर एंगल, ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो मैं एंगल आर की वैल्यू रख दूंगा 20 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस 60 और 20 जुड़ जाएंगे, 80 डिग्री हो जाएगा, और ये 180 हो जाएगा। अब मुझे एंगल पी निकालना है, तो मैं पी को क्या रखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और 80 को राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, और ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। साइन बदल जाता है, यहाँ पे देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस साइन, और यहाँ आने पे क्या हो गया, माइनस साइन, ये देख रहे हो माइनस साइन है, ठीक है। तो ये यार बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको समझना चाहिए कि हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या है अब सिंपल इसको पी जो है आपका एंगल पी, वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो ये आपका एंगल पी आ गया। मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंगल ये कितना आ रहा है आपका, 100 डिग्री, ठीक है। इसको हरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे। अब मुझे देखो, बताओ ज़रा देख के इन दोनों में, देखिए दोनों ट्राइंगल में
ए बी सी और पी क्यू आर में अब तीनों एंगल हमें पता चल गया। तो देखना 100 जो है, चलो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ भाई, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आए। 100 डिग्री 100 के बराबर है, ठीक है। 60 डिग्री 60 डिग्री के बराबर है, ये दो एंगल बराबर हो गए। अरे 20 डिग्री 20 डिग्री के बराबर है, ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग है ना एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में हमको क्या मिल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या चीज़ सेम है, एंगल ए और एंगल पी ये दोनों बराबर हैं किसके, ये 100 डिग्री के बराबर हैं, 100 डिग्री के बराबर है, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों एंगल बराबर है, कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। एंगल सी और एंगल आर ये भी बराबर हैं और किसके बराबर हैं, 20 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये तीन एंगल बराबर हो गए। तो बाई एंगल 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 क्राइटेरिया या रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हो गया ना प्रूव, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देर किए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें समझ में आ गए, कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा शायद, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिमिलर ट्राइंगल का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वे इसमें पूछ रहा है कि डिसप्रूव प्रूव या डिसप्रूव करना है आपको, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं, या तो इसको सिद्ध करिए, गलत सिद्ध करिए, सही सिद्ध करिए, ये सिमिलर हैं कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भैया, इसमें आप देख रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें दो एंगल हमें दिख रहे हैं 60 डिग्री और 80 डिग्री में। तीसरा एंगल देखिए, जब भी आपको दो एंगल पता हो किसी भी ट्राइंगल में, आप तीसरा एंगल तुरंत निकाल सकते हैं। आपको पता है यार 180 होता है सम, एंगल सम, ठीक है। तो मैं अगर इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँ ना तो मुझे तीसरा एंगल यानी कि जो सी एंगल है ना ये वाला सीधे मिल जाएगा मुझे। कैसे भैया, मुझे पता है यार कि एंगल जो सम होता है ना, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी और सी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब मुझे ए का पता है 60 डिग्री है, बी कितना है 80, सी पता है क्या, नहीं, यही तो निकालना है यार। सब पता होता तो मैं क्यों ही अप्लाई करता ये 180 डिग्री है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो उसके लिए चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। मुझे नहीं लगता आप इतने कमज़ोर होंगे, आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स कैलकुलेशन। तो 80 और 60 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 8 से 14 140 डिग्री प्लस सी बराबर कितना 180। अब सी को आपको निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और 140 जो प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाने पे माइनस का 140 हो जाएगा। अब घटा दीजिए आप, तो 180 माइनस 140 कितना होगा, 40 डिग्री, यही तो सी है। तो आपका ये जो है ना ये 40 डिग्री आ जाएगा भैया। चलिए मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ तो आपको दिखे। तो ये मैंने एंगल निकाल लिया है, वैसे दिया नहीं था क्वेश्चन में लेकिन निकाल लिया मैंने, 40 डिग्री आ रहा है। अब मुझे बताइए, मुझे दो एंगल पता है कि नहीं, एक 10 और एक 8, दो मुझे साइड पता है, सॉरी दो साइड पता हैं और तीनों एंगल पता हैं ट्राइंगल ए बी सी में। अब ट्राइंगल पी क्यू आर पर देख लीजिए ज़रा, मुझे दो साइड पता है 15 और 12 और उनके बीच का एंगल 40 डिग्री पता है, ठीक है। तो भैया इसमें तीनों साइड मुझे पता है क्या, नहीं भाई, तीनों साइड दोनों में पता नहीं, दोनों ट्राइंगल में से किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड पता नहीं है। एक ट्राइंगल की तीनों एंगल पता हैं, लेकिन ट्राइंगल पी क्यू आर के सिर्फ एक एंगल पता है मुझे। क्या तीनों साइड पता है, नहीं। क्या तीनों एंगल पता हैं दोनों में, नहीं। तो मुझे ना तो भैया मैं ये लगा सकता हूँ एंगल एंगल सिमिलरिटी, और ना ही मैं साइड सिमिलरिटी लगा सकता। क्यों, ना तो मुझे तीनों एंगल पता हैं, दोनों में पता होना चाहिए। अगर ट्राइंगल एबीसी में तीनों कोण पता हैं, तीनों एंगल्स पता हैं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में भी तीनों एंगल्स पता होने चाहिए, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊँगा, वो पता कर पाऊँगा कि ये सिमिलर हैं कि नहीं। और या तो तीनों साइड पता है तो दोनों ट्राइंगल में से सिर्फ दो साइड पता है, तो मैं ना तो ये साइड वाला क्राइटेरिया लगा सकता हूँ। तो बचा कौन सा मेरे भाई, जो आपका बचा है ना वो सिर्फ साइड एंगल साइड, यानी दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। अब ये कैसे पता चलेगा भैया, दो साइड पता है मुझे, हाँ 10 और 8, इनके बीच का एंगल कितना है 40 डिग्री, ठीक। और
मुझे इसमें कौन कौन सी साइड 12 और 15 पता है, इनके बीच का एंगल 40 डिग्री। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया भैया कि जो दो हमें साइड पता है ना, दोनों के बीच के एंगल बराबर हैं। यानी इन, थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC और एंड ट्राइंगल PQR, इनमें क्या क्या पता है भैया मुझे 3 चीज़ें पता हैं। कौन कौन सी? जो सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, पहले तो मुझे बराबर एंगल मिल गए। कौन कौन से बराबर एंगल भैया? ट्राइंगल ABC में एंगल जो C है वो ट्राइंगल PQR में एंगल R के बराबर है, यानी दोनों कितने हैं? 40 डिग्री। एक तो मुझे बात पकड़ में आ गई। अब दोनों जो एंगल बराबर हैं उनके जो एडजेसेंट साइड हैं, या आप एडजेसेंट साइड ही कह सकते हैं, कॉन्सेक्यूटिव साइड कह सकते हैं, वो मुझे पता है, दो साइड पता है। तो मैं क्या करूँगा, रेशियो लूँगा। तो रेशियो भैया कैसे लेते हैं? आप उल्टा सीधा भी ले सकते हैं, 10 और 12 का ले सकते हैं, 8 और 14। तो अब देखिए, जब भी रेशियो लेते हैं ना किसी ट्रायंगल में, याद रखिए भैया, सबसे बड़ी साइड के साथ लीजिए, सबसे छोटी साइड का सबसे छोटी साइड के साथ लीजिए, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए अब मुझे AC पता है, जो सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ी साइड जो है वो कितनी है? 10 है ट्रायंगल ABC में, और PQR में क्या है? 15। तो मैं क्या करूँगा, या तो पहले ट्रायंगल ABC की साइड को ऊपर रखिए। तो मैंने चलिए मैं इसको पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ। तो मैं साइड AC को लूँगा पहले ट्रायंगल ABC में। तो साइड AC को मैं डिवाइड कर दूँगा साइड PR से, यानी दोनों सबसे बड़ी बड़ी साइड हैं AC और PR। इसी तरीके से दूसरी साइड जो है ट्रायंगल ABC में वो क्या है? BC, जो नॉन है, हमें दी गई है, यानी इसकी वैल्यू पता है। हम ये A वाली और ये PQ नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना ये साइड। भाई पता होती तो हम इसका रेशियो ले सकते थे, लेकिन नहीं पता है, तो हमें जो पता है उनका ही लेंगे। तो BC डिवाइड बाई BC के बाद BC के करस्पॉन्डिंग, यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग है, चलिए मैं आपको ना एक अलग कलर से ले लेता हूँ। जो 8 है ना, वो 12 के करस्पॉन्डिंग, यानी ये छोटी छोटी साइड है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है 15, और वो 10 के बराबर है, ठीक है। तो मैं रेशियो भी ना इसी टाइप से लूँगा, ओके। तो BC को हम किससे डिवाइड करेंगे? PR से, ओके। सॉरी, BC को QR से डिवाइड करेंगे, PR नहीं QR है ये, ओके भाई। BC क्या है? 8 है, और QR कितना है? 12, यानी छोटी छोटी साइड है ना, तो बड़े को बड़े से डिवाइड करिए, छोटे को छोटे से। अब AC की वैल्यू रखिए, AC कितना है? 10। डायग्राम देख लीजिए भाई, समझ में नहीं आ रहा तो। सबसे बड़ी साइड क्या है? AC ट्रायंगल ABC में, और सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल PQR में क्या है? PR, जो कि कितनी है? 15। तो 10/15 बराबर, अब साइड BC जो छोटी साइड है वो कितनी है? 8, डिवाइड बाई साइड QR, वो कितनी है? 12, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा सॉल्व करिए दोनों साइड। तो देखिए 10/15, क्या ये दोनों आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कोई नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से हम अलग अलग जो छोटे छोटे नंबर है उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 10 किससे डिवाइड हुई है? 2 से, 5 से। 15, ये भी 3 और 5 से, तो हम कॉमन फैक्टर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 थी 15, 2/3, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार 8 और 12 इनके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, 12 के करोगे 2 × 2 × 3। तो हमें लेना है कॉमन फैक्टर लेना है, और मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा? 2 × 2 दोनों में कॉमन, यानी 4 से दोनों डिवाइड हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 × 12, 2/3 और 2/3, ये तो बराबर आ गए भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। मतलब क्या है? सीधा ये मतलब है भाई, इसका सीधा समझिए आप कि ये जो रेशियो है ना, यानी AC और PR का जो रेशियो है, AC और PR का जो रेशियो है वही BC और QR का रेशियो है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि दो साइड का रेशियो क्या है? बराबर है। कितने के बराबर है? 2/3 के बराबर है। और उनके बीच का जो एंगल जो है ना,
वो बराबर हैं, यानी ये जो 40 डिग्री था और यहाँ पे जो 40 डिग्री था, दोनों क्या हैं, बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बाय प्रॉपर्टी, ओके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, या बेस्ट मोर प्रिसाइजली वी कैन से फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो ABC है वो किसके सिमिलर हो गए, ट्राइंगल PQR के भी। ये सिमिलरिटी वाला साइन होता है, ठीक है, ओके। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अब चलिए बिना देर किए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है भैया, इसमें कह रहा है कि प्रूव करिए पहले तो, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। वाह भाई, फिगर में आप देख रहे हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को, दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड पता है, ठीक। वो क्या है भैया, ये नहीं पता, 2 4 5 तीनों साइड पता है कि नहीं। AB कितना है 2, BC कितना है 4, AC कितना है 5, ठीक है। तो तीनों साइड पता है कि नहीं, है, ओके फाइन। अब ट्राइंगल DEF में भी देखिए भैया, तीनों साइड तो पता है यार, इसमें भी तो तीनों साइड पता हैं यार। जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलरिटी चेक करनी चाहें, दो ट्राइंगल की, तो आप 3 क्राइटेरिया को याद रखिए माइंड में, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे वो डिपेंड करेगा कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं। तीनों साइड दी हैं तो आप बिल्कुल मोस्ट प्रॉबली जो आप लगाएंगे ना, वो क्या लगाएंगे, साइड साइड साइड, क्योंकि 3 साइड पता है ना, तो मुझे साइड 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 सिमिलरिटी चेक करनी पड़ेगी ना, ओके। चलिए, तो हमें तीनों साइड पता है, तो हम क्या इसमें मोस्ट प्रॉबेबल लगाएंगे, ये सबसे मोस्ट प्रॉबेबल जो क्राइटेरिया है वो साइड 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 वाला एप्लीकेबल है इस केस में, क्योंकि तीनों साइड पता है। अगर तीनों एंगल पता होते तो क्या लगाता, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर 2 साइड और उनके बीच का एंगल पता हो तो मैं लगाऊंगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो रिपीट करने के लिए और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए ना, पार्ट 1 के A और B पार्ट को आप देख लीजिए एक बार, उसमें आपको क्लियरली समझ में आए। बहुत आराम से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से समझाया है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, इनके क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो हम सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व में, ठीक। तो बिना देर किए चलो हम ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं। पहले 3 साइड है, 3 इसमें है। अब हमें कन्फ्यूजन इस बात का होता है भैया, ये किसको पहले लें किसको बाद में लें। मतलब ऊपर हम किसी एक ट्रायंगल की साइड को लेंगे। अगर मैं ट्रायंगल ABC की साइड्स को ऊपर रखता हूँ, जब रेशियो लेते हैं, तो अगर हम न्यूमरेटर में रखते हैं ना, न्यूमरेटर का मतलब होता है हाँ, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। किसी भी, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 5/6, तो 5 क्या है न्यूमरेटर, और ये 6 क्या है डेनोमिनेटर। इसको अंश बोलते हैं, हर बोलते हैं। आप हिंदी पे उतना ध्यान मत दीजिए, आपको इंग्लिश में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके रेशियो लेने के तरीके। अगर ट्रायंगल ABC की साइड्स को ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ट्रायंगल PQR की सभी साइड को डेनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे लेंगे, करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग कैसे डिसाइड होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी ट्रायंगल दिए हों, एक ट्रायंगल को पकड़िए और उसमें सबसे बड़ी जो साइड है ना, उसको आप इंडिकेट कर लिए। यार इसमें 5 दिख रहा है मुझे ट्रायंगल ABC में ना, 2 4 5 में सबसे बड़ा कौन सा है, 5। इसकी सबसे बड़ी साइड इंडिकेट कर ली मैंने। अब इसको पकड़ो, ट्रायंगल DEF को पकड़ो, और इसमें सबसे बड़ी साइड मुझे बताओ कौन सी है भैया, 3 6 7.5। यार इतना तो ज्ञान होगा यार, सबसे बड़ी साइड पकड़ने में क्या जाता है। सबसे बड़ी साइड इसकी पकड़ ली, ट्रायंगल ABC की हमें सबसे बड़ी साइड मिल गई, ट्रायंगल DEF की मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे छोटी, तो देख सकते हो ना, सबसे बड़ी सबसे छोटी पकड़ना बड़ा आसान है भैया। सबसे छोटी ये 2 है, इसमें ट्रायंगल ABC की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब सबसे छोटी ट्रायंगल DEF में पकड़ो यार, 3 ही तो है, ये भी समझाना पड़ेगा। अरे यार समझ जाओ बात को, ठीक है। अब चलो तीसरा कलर यूज करता हूँ। अब जो बची साइड है यार, वो तो फिर समझ ही जाओगे इसमें क्या है। तो भैया जैसे मैंने कलर यूज किए हैं ना, उसी
कलर को मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, सबसे बड़ी का सबसे बड़ी के साथ, सबसे छोटी का सबसे छोटी के साथ, और बीच वाली साइड का बीच वाली साइड के साथ। यही तो करस्पॉन्डिंग साइड है। रेड रेड जो इंडिकेट है ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ग्रीन ग्रीन जो इंडिकेट है ये करस्पॉन्डिंग साइड है। ब्लू ब्लू जो इंडिकेट है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इन्हीं का रेशियो लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ऐसा काम करता हूँ मैं, चलिए एक सबसे क्लियरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ कि कलर सेम कलर यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसका है, पार्ट ए का है, ठीक है। तो देखो भैया, मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल एबीसी में सबसे बड़ी साइड क्या है, एसी को लिया मैंने। तो ट्राइंगल डीईएफ में सबसे बड़ी साइड क्या है, डीएफ। ओके फाइन। अब बीच वाली साइड को ले लीजिए, ट्राइंगल एबीसी में बीच वाली साइड क्या है, बीसी। तो ट्राइंगल डी बीच वाली का मतलब ये हुआ भाई कि दो छोटी और बड़ी साइड के बीच वाली साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी में बीच वाली साइड यानी मिडिल की जो वैल्यू है वो 4 है या बीसी साइड है। तो ट्राइंगल डीईएफ में भी जो बीच वाली साइड है यानी छोटी और बड़ी के बीच वाली, वो क्या है, ईएफ है। तो मैं बीच वाली साइड के साथ लूँगा। ओके। अब सबसे छोटी क्या है ट्राइंगल एबीसी में, सबसे छोटी साइड क्या है, एबी है। तो ट्राइंगल डीईएफ में सबसे छोटी साइड क्या है, डीई है। भैया फिगर को भी देखते जाइए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था, अगर ट्राइंगल एबीसी की सभी साइड्स को आप न्यूमरेटर में लेते हैं, यानी ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तीनों साइड ऊपर हैं, तो जो दूसरा ट्राइंगल है जिसको आप सिमिलरिटी जिसकी चेक करना चाहते हैं जिसके साथ, उसकी सभी साइड्स को आप डेनोमिनेटर में लेंगे। देख रहे हो, डी एफ, ई एफ और टी ई, ये सब के सब डेनोमिनेटर में है। आ गया समझ में। अब कुछ नहीं करना भैया, वैल्यू रख दो उठा के। अब देखो भैया, वैल्यू उठा के रखो। तो वैल्यू अब जब आप रखेंगे इसमें, तो ए सी कितना है भैया, 5, डी एफ कितना है, 7.5। अब मुझे बताइए बीच वाली साइड यानी कि जो बीसी है आपका, वो बीसी कितना है मेरे भाई, बीसी आपका 4 है। तो इसकी बीच वाली साइड यानी ईएफ कितना है, ये भी 6 है मेरे भाई। अब सबसे छोटी साइड क्या है ट्राइंगल एबीसी में, 2 है। मैं सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ग्रीन का ग्रीन से मैच कर लीजिए, ब्लू का ब्लू से मैच कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटी साइड ट्राइंगल एबीसी में ए बी है जो कि 2 है। तो ट्राइंगल डीईएफ में डीई है जो कि 3 है। अब कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है भैया। इसमें सॉल्व करने की क्या बात है, सॉल्व करने की ये बात है कि आप देख रहे हैं ना, 5/7.5, 4/6, 2/3, ये कैसा हमें नज़र आ रहा है, हमें अनइक्वल नंबर नज़र आ रहे हैं। एक जैसे दिखने चाहिए ना, इक्वल रेशियो का मतलब ये होता है कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो एक काम तो बड़ा सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, 5 और 7.5 को डिवाइड कर सकते हैं सीधे। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना कॉमन फैक्टर देख लीजिए। जैसे मैं कहूँ, चलिए मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक अलग से एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ठीक है। एक हम फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लो जैसे मैं कहूँ 75 कितना 80 ले लेते हैं यार, ठीक। मैं कहूँ भैया इसको सिंप्लीफाई करो इस फ्रैक्शन को, तो क्या करोगे आप, फैक्टराइज करोगे यार। 75 है, जैसे 75 है ना, 15 75 होता है यार। तो 25 थी 75, ऐसे भी कर सकते हैं आप, भाई किसी भी प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, आपको सबसे छोटा फैक्टर जो है ना वो आपको पहले रखना चाहिए। तो हम किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज करना है तो मैं पहले 2 से डिवाइड करूँगा, नहीं हो रहा तो फिर 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड, 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा तो 5 से डिवाइड करूँगा, तो ये फैक्टर हो गया। तो मैं चलिए इसको जल्दी से समझा दे रहा हूँ। वैसे इस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, बट समझने के लिए हो सकता है आपका बेस, क्योंकि मैं बहुत ही जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको डिटेल में, छोटी से छोटी चीज़ को भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। 80 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी देखी, 2 से डिवाइड किया 40, 40 को फिर 2 से डिवाइड किया कितना होगा 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5। तो ऐसे फैक्टर हो जाते हैं यार। अब मैं कहूँ कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने पता होगा HCF की वैल्यू पड़ी होगी। अब मैं इसको डिटेल में बताऊँगा अगले लेक्चर्स में।
अगले लेक्चर सीरीज में बताऊंगा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर के बीच सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करे वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब फैक्टर कर दिए तो आप 75 के फैक्टर क्या है 3 5 5, तो इसमें देखिए अब कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और फिर क्या है यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ दूसरा 5 नहीं है, तो मैक्सिमम में सिर्फ और सिर्फ कितना ले सकता हूँ, 5 ही ले सकता हूँ यार। तो मैं 75 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, और इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, आएगा 8 आएगा यार, सॉरी 16, ठीक है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड का मतलब ये होता है कि वो इस तरीके से एक्सप्रेस करना ताकि उसका कॉमन फैक्टर ना रहे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी वो को प्राइम हो जाए। वो अभी मैं पढ़ाऊँगा प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है दो नंबर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 15 और 16 में आप देख लीजिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर है क्या, कोई नहीं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये जो रेशियो है ना, मैं यार इसी की कोशिश कर रहा था कि आपको देखो अभी रेशियो इक्वल नहीं दिख रहा है, ये देखो 5/75, 4/6, 2/3, ये सब अलग अलग है ना। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको एक ही वैल्यू में एक्सप्रेस करिए, एक ही नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे 5 और 75 में जो कॉमन फैक्टर है, अब अगर देखेंगे ना गौर से तो 5 जो है ना आपका चलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसका डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है। डेसिमल हटाते हैं तो भैया 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ 75 हो जाएगा। बाकी इसको अब देख लीजिए, इसमें ज़रा देखिए मेरे 4 और 6 में 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक। चलो मैं सेम कलर यूज़ कर ले रहा हूँ। तो 4 और 6 में क्या है कॉमन फैक्टर 2, तो 2 दूनी 4, 2 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 2/3, ये तो भैया आ गया, काम बन गया इस यहाँ पे। और ये 2/3, ये भी 2/3 दिख रहा है, ये भी 2/3। तो मैं जो 50/75 है ना, इसमें भी कॉमन फैक्टर लेके डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 50 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 5, ठीक है। तो ऐसे 50 के कॉमन फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5 करेंगे, 75 के अगर कॉमन फैक्टर करेंगे तो ये इसमें क्या आ जाएगा 3 × 5 × 5 ही। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 25 से आप काट दीजिए, 25 दूनी 50, 25 आ गया ना भैया, ये हो गया ना सबके सब बराबर, 2/3 दिख रहा है ना सब। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या है बराबर। इसीलिए जो ट्राइंगल एबीसी है ना आपका, वो किसके सिमिलर है भैया, ट्राइंगल डीईएफ के। समझ गए मेरे भाई, बताओ इतनी डिटेल में बताना पड़ा यार, छोटी चीज़ को मैंने डिटेल में बता दिया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। आइए बी पार्ट के सॉल्व करते हैं। देख रहे हो ये बी पार्ट है, क्या बोल रहा है ये बी पार्ट, देखिए ज़रा देखिए। पार्ट 1 की बी पार्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिद्ध प्रूव करवाई थी और उसका यूज़ होने वाला इधर, ठीक है। क्या बोला है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 3.8 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है 3.8 स्क्वायर यूनिट्स है, तो इसमें जो इसका जो पूरा स्टेटमेंट था वो था कि फाइंड एरिया ऑफ, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। आपको एरिया दिया है ट्राइंगल एबीसी का और आपको एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल डीईएफ का, राइट। तो मेरे भाई आप कह सकते हैं कि यार हम तो सीधे ट्राइंगल का एरिया का, जो ट्राइंगल का एरिया होता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकेंगे। यस कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है दोनों ट्राइंगल में। तो मैं ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल सकता हूँ जो कि दिया है 3.8 स्क्वायर यूनिट्स, निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा के। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा हीरोन्स फार्मूला कैसे आता है, क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, हमें वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्राइंगल एबीसी का एरिया दिया है, हमें ट्राइंगल डीईएफ का निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। मुझे पहले पता चल गया कि ये ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ के सिमिलर है, और मुझे साइड के रेशियो भी ये पता चल गया। यहाँ पर देख रहे हो रेशियो क्या आया था 2/3 मेरे भाई, 2/3। तो 2/3 जब तुम पहले निकाल चुके हो, ये वाला रेशियो निकाल चुके हो साइड का,
तो भैया एरिया निकालने में क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बड़ा इजीली निकल आएगा। कैसे? मुझे प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी पार्ट बी में, पार्ट 1 के बी पार्ट में, सब पार्ट बी में आपने पढ़ा था कि दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो होता है, एरियाज का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? तो मुझे पता है कि ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ सिमिलर हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, द ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ये सिंबल जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ऐसा एरिया मान लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, इनका रेशियो किसके बराबर है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, मतलब चलो मैं ए बी ही ले लेता हूँ, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड डी, ट्राइंगल डी ई एफ में क्या है, डी ई है। ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा मेरे भाई, स्क्वायर के बराबर होगा। अब मुझे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया दिया है कितना, 3.8 स्क्वायर यूनिट, तो रख दो भैया 3.8। क्या ट्राइंगल डी ई एफ को पता है? नहीं, वही तो निकालना है यार, पता कहाँ है, वही तो निकालना है। तो जो निकालना है उसको ऐसे ही रखो, बाकी एरिया को सब्स्टिट्यूट कर दो जो गिवन है। ठीक है, तो भैया गिवन जो था वो ट्राइंगल ए बी सी का था 3.8 में रख दिया, डी एफ का निकालना है। ए बी, वाह, ए बी क्या है, 2 पता है मुझे, और डी ई जो साइड है वो कितनी है, 3, रख दो वैल्यू, इसका होल स्क्वायर कर दो भैया। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, 3.8 को मैं थोड़ा सा एक स्टेप और दिखा देता हूँ आगे कि आप कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को। तो 3.8 डिवाइडेड बाई ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। तो मेरे भाई जब किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होता फ्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो जब फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है भैया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का 9। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक, 2 × 2 4, 3 × 3 9। तो अब मैं क्या करूँगा, जो 3.8 डिवाइडेड बाई ट्राइंगल डी ई एफ, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये किसके बराबर आया, 4/9। आपने पढ़ा होगा यार, मैं इसको बताऊंगा डिटेल में अगले लेक्चर्स में कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अच्छा, इक्वेशन सॉल्विंग वाली जो टेक्निक्स है वो मैं किसी अलग सेपरेट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक ब्रीफली बता रहा हूँ कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, जब फ्रैक्शन के रूप में होता है तो हम ये क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ बात याद रखना भैया, हमेशा वैलिड नहीं होता, ये वैलिड होता तब जब एक साइड प्योरली क्या हो, न्यूमेरिकल हो, मतलब दोनों साइड अननोन नहीं होना चाहिए। एक ही अननोन है तो आप सीधे क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह अननोन हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मत लीजिए। आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए x/5 है, ठीक, और यहाँ पर आपका है 6/2x, या मान लीजिए 7x, ऐसे। अब मैं कहूँ कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है थोड़ा सा और एडवांस करके, मान लीजिए आपने 1/x/2, तो आप ये इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, हर कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट वैलिड नहीं होता है। आपको देखना चाहिए सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। यहाँ पे क्या है, 3 है, 1 2 3, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, याद रखना। ठीक है, मैं समझाने के लिए बताया आपको, आप इसको जानते होंगे, मैनी ऑफ यू नो दिस। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए आप, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 8, ओके। तो ये आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, 9 × 3.8,
इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। मुझे सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ चाहिए। ओके, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भैया 4। यस, अब क्या करें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या, आप मल्टीप्लाई करिए 9 और 3.8 को, तो कितना आ जाएगा भैया 34 सॉरी, प्रोडक्ट मुझे लेना बताना पड़ेगा किसी और। अगर आपको देखिए बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं इसके लिए अलग पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। हर चीज़ समझाने में क्या होता है कि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी लगती हैं कुछ यूजर्स को। ओके, तो मैं हर चीज़ को डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.55, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट में। भैया यार स्क्वायर यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स, ये स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है एरिया का यूनिट होता है, इसको स्क्वायर में लिखना पड़ता है स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे 3.8 था एंगल या ट्राइंगल ABC का एरिया, और DEF का कितना आया 8 पॉइंट, ये पॉइंट है 8.55 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो पार्ट 1 के A और B सब पार्ट पे बेस्ड थी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। और अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 में मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, और ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and press the bell icon for future notification. Okay, thank you.